हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का फिर से स्वागत है। और हम आ गए हैं फिर आज केमिस्ट्री लेकर, क्लास 12 की केमिस्ट्री। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। जैसे कि आप लोग की क्वेरीज आ रही थी केमिस्ट्री पे वीडियो डालने की, सो वी आर हियर एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट। और हम इसकी बात करते हैं आज, क्या है सॉलिड स्टेट। ओके, इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया है कि मैटर जो है वो बेसिकली 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इन केमिस्ट्री उसमें से जो है 3 जो कि हम जानते हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैसियस स्टेट। लिक्विड और गैसियस को मिलाकर हम फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि उसके पास फ्लो करने की कैपेसिटी होती है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर आपको याद हो तो 11वीं केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, लिक्विड के बारे में भी पढ़ा है हमने, गैस के बारे में भी पढ़ा है। सॉलिड के बारे में हमने 11th में नहीं पढ़ा, तो वो 12th में पढ़ना है आपको, और हम उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सॉलिड क्या है? सॉलिड ये आप सभी जानते हो कि मैटर का वो फॉर्म जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वो स्पेस लेता हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, दो चीजें हैं जो इसको डिफाइन करती है। एक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, और एक है थर्मल एनर्जी। हर चीज के पास अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है, ये आपने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा है। और उन थर्मल एनर्जीज की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हुआ तो मॉलिक्यूल्स पास में रहेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे को छोड़कर दूर नहीं जा पाएगा। इसीलिए सॉलिड में कभी ट्रांसलेटरी मोशन उसमें नहीं होता है, उसके मॉलिक्यूल के पास सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो उसको दूर जाने नहीं देगा, और थर्मल एनर्जी भी है तो दूर जाना चाहेगा फिर आ जाएगा, जाना चाहेगा फिर आ जाएगा। तो ये जो मोशन है, दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके पास जो मोशन होता है, दैट मोशन इज मोस्टली वाइब्रेटरी मोशन, या फिर आप कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो सॉलिड इज समथिंग दैट हैज फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, एट गिवन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आपको सॉलिड। तो सॉलिड का डेफिनेशन तो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधे शुरुआत करते हैं सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स से। क्या क्या उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड स्टेट की पहली क्या हो गई आपको? सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी आपको? वो बिल्कुल फिक्स्ड होगी। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो? पार्टिकल्स सॉलिड के जो भी होंगे, पार्टिकल्स ऑब्जर्व वाइब्रेटरी मोशंस। पार्टिकल्स के पास वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है भाई, वाइब्रेटरी मोशन ये है। ट्रांसलेटरी मोशन इनमें जो है आपको नहीं होगा। ठीक है, ये 2 बातें हो गई आपको। तीसरी बात क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने की कंडीशन में जो है आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, पहले आप पढ़ चुके हो। और मेल्टिंग जिस टेम्परेचर पे होगा उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑन हीटिंग solid converts into liquid and this is called melting. और जिस टेम्परेचर पे होता है आप उसको क्या नाम देते हो? मेल्टिंग पॉइंट। और क्या खूबी हो सकती है? एक इंपॉर्टेंट खूबी, सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम है इसलिए तो वो सॉलिड। डिस्टेंस कम क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो देखिए, जिस वक्त इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो डिस्टेंस काफी कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी। मैंने बताया था 2 चीजें आपको डिसाइड करती है कि कितनी पोजीशन होगी आपको।
तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हैं तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, दैट बिकेम लिक्विड। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो सॉलिड कहलाएगा। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा और जितना ही ज्यादा होगा उनके बीच का जो आपको जो डिस्टेंस होगी वो आपको उतनी ही कम होगी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं और इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो आपको कम होता है। तो इंटरमोलिकुलर forces are strong and इंटरमोलिकुलर या इंटरपार्टिकुलर भी कह सकते हैं आपको, डिस्टेंस या स्पेस इज लेस, ये आपको जो है कम होते हैं। तो आपको याद रखना है जिसमें भी आपको फोर्स कम हो जाएगा, जिसमें भी फोर्स कम हो जाएगा वो लिक्विड हो जाएगा। अगर फोर्स और कम हो गया तो फिर वो आपको जो है वो आपको गैस हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, कोई भी सॉलिड अगर बना होता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपको तीन ही होते हैं, चाहे तो वो एटम होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो आयंस होंगे। तो सॉलिड में जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ये हमेशा अपने पोजीशन पे फिक्स रहेंगे और फिक्स रह के वाइब्रेटरी मोशन वो ऑब्जर्व करेंगे आपको। तो उनकी पोजीशन फिक्स होगी। लेकिन अगर आप किसी लिक्विड को ले लो तो लिक्विड में उनकी पोजीशन फिक्स कभी नहीं होगी। आप लिक्विड को यहाँ पे अभी गिराओ वो बहने लगेगा, उसकी पोजीशन फिक्स ही नहीं है। तो पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज फिक्स्ड एंड they vibrate उस फिक्स पोजीशन, ये फिक्स पोजीशन हो गई आपको, ठीक है, अच्छी बात है। इस पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, वो वाइब्रेट करेगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से, तो दिस विल बी वाइब्रेटरी मोशन। तो पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज फिक्स एंड दे वाइब्रेट अबाउट दिस पोजीशन। इसके चारों तरफ आपको वो वाइब्रेट करता है। ये आपकी बात हो गई आपको। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। सॉलिड अगर है तो जो बाकी दो फॉर्म्स हैं लिक्विड और गैस, तो लिक्विड और गैस से इसकी डेंसिटी जाहिर सी बात है ज्यादा होनी है। अगर आप ये देखो पार्टिकल्स, ये हम इतने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल सजे पड़े हैं, ये पार्टिकल सजे पड़े हैं आपको, अच्छी बात है, नजदीक नजदीक है, तो हमने इसको नाम दिया सॉलिड। उतनी ही वॉल्यूम की बात करते हैं, पार्टिकल अब इतनी इतनी दूरी पे है, तो दूरी ज्यादा होगी ना, दिस इज लिक्विड। और अगर इतनी वॉल्यूम की बात करें पार्टिकल के बीच की दूरी और ज्यादा होगी, तो ये क्या हो गया आपको गैस। तो अब आप ये देखो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो इतने वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो इसकी डेंसिटी आपको ज्यादा होगी। तो सॉलिड हैव हायर डेंसिटीज, मोर डेंसिटी, किससे, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड्स हैव higher densities as compared to liquid and gas। आप लिख लो थोड़ा सा या फिर वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि मैं इसमें नोट्स दे रहा हूं आपको, देख लो एक बार आप। ठीक है, मैं इरेज करता हूं। एक लास्ट प्रॉपर्टी आप ले सकते हो कि जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे उनमें डिफ्यूजन, क्लास 9 केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने डिफ्यूजन के बारे में, तो डिफ्यूजन का जो अमाउंट होगा, डिफ्यूजन का जो रेट होगा, ये सॉलिड में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा लिक्विड में होगा, सबसे ज्यादा गैस में होगा। तो डिफ्यूजन इज इन सॉलिड्स, किसको कहते हैं डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्यूजन। और स्पॉन्टेनियसली, वो अपने आप अगर होगा तो हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं आपको। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज लेस देन लिक्विड एंड गैसेस।
लिक्विड और गैस के मुकाबले में सॉलिड में जो डिफ्यूजन होगा वो कम होगा, ये आप जानते भी हो पहले से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टडीज पे। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। अब हम लोग बात करते हैं हम सॉलिड्स को पढ़ क्यों रहे। हम लोग सॉलिड्स को पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ आर सॉलिड्स। ज्यादातर चीजें जो अभी मैं जिस पे लिख रहा हूँ, ये बोर्ड ये सॉलिड है, मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ ये सॉलिड है, ये जो आपको इरेजर है, डस्टर है, ये सॉलिड है। बट क्या आपके पास लोहा है, वो सॉलिड है, बट क्या लोहा और ये सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स के टाइप्स हैं, सॉलिड को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम आते हैं सॉलिड के टाइप पे। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, और कौन सा हमारा ट्रू सॉलिड है, कौन सा फॉल्स सॉलिड है, वो देखते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो हैं आपको, एक है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, और एक है नॉन क्रिस्टलाइन, दूसरा नाम है इसका अमॉर्फस। ये हमने नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है। हमारा जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये किसको कवर करेगा? क्रिस्टलाइन को, क्योंकि यही ट्रू सॉलिड्स हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड है दैट इज नॉट ट्रू सॉलिड, ये आपको फॉल्स सॉलिड कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। मैंने आपको बताया कि सॉलिड अगर है तो सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उस सॉलिड को जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं वो तीन ही हैं, चाहे तो एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, या फिर आयंस है। इनके बेस पे भी हम सॉलिड को बांटेंगे, बट वो आगे के लेक्चर्स में होगा। अभी आप ये देखो कि हम कोई एक अरेंजमेंट ले रहे हैं, सॉलिड कोई बना हुआ है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह से सजे हुए हैं। ये अरेंजमेंट आपको देगा जो आप, ये इस अरेंजमेंट में। अब आप मुझे बताओ, ये जो अरेंजमेंट है, क्या ये अरेंजमेंट आपको एक ही तरह का लग रहा है कि नहीं लग रहा? यहां पर आ जाओ, अब यहां पर देख लो आप, ये अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में आपको फर्क नजर आ रहा है। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, ये आपको एक रेगुलर ऑर्डर में है। अगर आप ऑर्डर ले लो, ये वाला, ये ऑर्डर ले लो, तो यही ऑर्डर आपको बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। यही ऑर्डर आप देख सकते हो, ये ऑर्डर बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का रिपीटेशन हो ही नहीं रहा आपको। ये देखिए, ये आपको देखिए, तो जो ज्योमेट्री दिख रही है आपको, यहाँ पर हर जगह सेम ज्योमेट्री दिख रही है, यहाँ पर ज्योमेट्री आपको अलग अलग दिख रही है। तो ऐसा सॉलिड जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो थ्रू आउट द सॉलिड अगर सेम है, तो वो सॉलिड आपको ट्रू सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। और जहां पर ज्योमेट्री आपको चेंज हो रही है, कुछ देर तक तो ठीक चलती है, फिर चेंज हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आपको फॉल्स सॉलिड कहते हैं या फिर अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो द सॉलिड in which constituent particles, जो भी इसको बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, the solid in which constituent particles are arranged in regular order, उनका सजने का जो ऑर्डर है वो आपको हमेशा थ्रू आउट द सॉलिड आपको जो है सेम, आर अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे सॉलिड में, थ्रू आउट द सॉलिड। ऐसा सॉलिड जो है वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइन। और जिसमें नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, वो हमको अमॉर्फस कहना है। अमॉर्फस हमने पढ़ना ही नहीं, हमने पढ़ना है इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन के बारे में। तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि आप मॉलिक्यूल्स की एक अरेंजमेंट देख लो और वही ज्योमेट्री पूरे मॉलिक्यूल्स में बार बार क्या होती है? आपको रिपीट होती जाती है। तो आप इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हो क्रिस्टलाइन में कि दी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो एक अरेंजमेंट होगी जिसको हम ज्योमेट्री भी कहेंगे, ज्योमेट्री, तो यही ज्योमेट्री आपको क्रिस्टल का रहेगी, जो हम आगे बात करेंगे उसकी, ठीक है। एक्सटेंड्स
या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मैं ब्रैकेट में स्लैश लेके डालता हूं, इज रिपीटेड। ये जो ज्योमेट्री होती है दैट इज रिपीटेड थ्रू आउट दिस सॉलिड, वही आपको पूरे सॉलिड में रिपीट होती जाती है। तो आप देख सकते हो इसमें एक ज्योमेट्री जो हमको मिल गई, अब हम उस ज्योमेट्री को पूरे सॉलिड में आपको हम रिपीट कर सकते हैं कि हाँ भाई पूरे ही सॉलिड में यही ज्योमेट्री बार बार रिपीट होती जाएगी, तो वो क्रिस्टलाइन कहलाएगा। और इसी वजह से जब ज्योमेट्री बार बार रिपीट हो रही है तो आप क्या कह सकते हो कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इस पे जो एक ऑर्डर हमें मिल गया, एक सजावट मिल गई, वही सजावट बार 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 पूरे क्रिस्टल तक आपको रिपीट होती जा रही है। दैट्स वाई ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब इनमें जो सजावट होती है ये आपको लॉन्ग रेंज तक जाती है, हमेशा वही सजावट रिपीट होती जाती है। लेकिन जो अमॉर्फस होगा ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सिंपल सी बात है। हम लोग अगले लेक्चर में इनके बीच डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। इसके भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इसका एग्जांपल हो गया, कॉपर इसका एग्जांपल हो गया, फास्फोरस इसका एग्जांपल हो गया। यहां पर ले लीजिए आप अमॉर्फस में, आप ले लीजिए अमॉर्फस में जैसे कि आपके पास गिलास हो गया, गिलास आपका अमॉर्फस है, गिलास जो है दैट इज अमॉर्फस। बहुत सारे अमॉर्फस हैं जिनको आप धीरे धीरे देखेंगे आप। और भी गिलास है, रबर ले लो आप, रबर भी अमॉर्फस, प्लास्टिक भी अमॉर्फस है आपको, ठीक है। तो ये आपको जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गया। मेन जो हमने बांटा आपको सॉलिड को दो टाइप से, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको बिल्कुल पूरे सॉलिड में बिल्कुल सेम रहेगा उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन, जिसमें सेम नहीं रहेगा उसको हम कहेंगे अमॉर्फस। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट लेक्चर इन केमिस्ट्री क्लास 12, द चैप्टर वाज सॉलिड स्टेट। और हम लोग इसी को लेकर अभी आगे बढ़ेंगे और फिर आप पढ़ो अच्छे से। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली और यू कैन comment in the comment section. So ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।